गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 11 दैट इज रे ऑप्टिक्स उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखो, रे ऑप्टिक्स को अगर राजस्थान के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम लोग, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें सिलेबस में पढ़ना क्या है। और दूसरा, मैं आज ये भी आपको डिक्लेयर करूंगा कि उस सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको हमें पुराना टॉपिक पढ़ाए बिना एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो थोड़े एक दो टॉपिक मैं एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊंगा आपके पास, तो वो केवल आपके नॉलेज के लिए होंगे। एग्जाम के अंदर वहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो सबसे पहले मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर 11 का, दैट इज रे ऑप्टिक्स। मैंने सिलेबस लिखा है। सबसे पहले पढ़ना बेटा मैं ऑप्टिकल फाइबर। अब देखिए, जो ऑप्टिकल फाइबर है वो दो चीजों का आपके पास एक्सप्लेनेशन है। पहला है आपके पास रिफ्रैक्शन, आपके पास तो जो आपके पास रिफ्रैक्शन है, और एक है बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये दोनों चीजें जब हमें पता होगी तभी हम किसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा, ऑप्टिकल फाइबर को। तो ऑप्टिकल फाइबर को एक्सप्लेन करने के लिए हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इन दोनों कंसेप्ट को भी सीखेंगे। नेक्स्ट है लेंसेस। तो यहाँ पे हम लोग लेंसेस कितने टाइप के होते हैं, लेंसेस पे कौन कौन सी डेफिनेशंस होती है, उन चीज को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है बेटा थिन लेंस फॉर्मूला और लेंस मेकर फॉर्मूला। इन दोनों को स्टडी करने के लिए हमें एक प्रीवियस डेरिवेशन का रिजल्ट चाहिए, जिसको बोलते हैं बेटा हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको ड्राइव करना सिखाऊंगा, और फिर इसी के फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करते हुए हम लोग थिन लेंस फॉर्मूला और लेंस मेकर फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट अगर इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो फिर दो चीजों को हम लोग प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर है लेंसेस का मैग्निफिकेशन, उसके बाद में लेंसेस की पावर, फिर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंस इन कांटेक्ट उसका फॉर्मूला, उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म को स्टडी करेंगे, उसके बाद में डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो दो टाइप के हैं, एक है माइक्रोस्कोप और दूसरा है बेटा क्या, टेलीस्कोप आपके पास। तो माइक्रोस्कोप भी दो होंगे, एक होगा सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और टेलीस्कोप भी बेटा दो टाइप के होंगे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी पढ़ना है, लेकिन इसको दो तरीके से स्टडी करना है, एक रिफ्लेक्टिंग के प्रिंसिपल के बेसिस पे और एक रिफ्रैक्टिंग के प्रिंसिपल के बेसिस पे। और इन दोनों टेलीस्कोप की डेरिवेशन तो नहीं है, बट इनके मैग्निफिकेशन पावर के फॉर्मूला हमें लर्न करने हैं। तो ये हमारा चैप्टर 11 का सिलेबस रहेगा, जो न्यू राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग हमें स्टडी करना है। तो एक बार सिलेबस को कॉपी करें आप लोग। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा वो है आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वैसे सिलेबस में नहीं है, बट हमें ऑप्टिकल फाइबर को स्टडी करना है, तो उसके लिए हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपके पास। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ध्यान दीजिए। जैसे आपने पढ़ा है, मान लीजिए ये कोई ग्लास का स्लैब है आपके पास, ये ग्लास का एक स्लैब है, तो ये हमारे लिए कैसा मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम आपके पास है। तो ये एक मीडियम हो गया, इसके ऊपर कौन है, एयर। तो ये तो होगी एयर और ये हो गया आपका ग्लास। अब देखिए, हमेशा आपके पास दो मीडियम होंगे और दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है, तभी आप रिफ्रैक्शन का फिनोमेना देख सकते हो। जैसे मैं फर्स्ट आपके पास बात करूं तो हमेशा यहाँ पे दो मीडियम को हम नाम देंगे, एक होगा हमारा रेयर मीडियम, दूसरा होगा डेंसर मीडियम। जिस मीडियम के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हैं वहां पे होता है बेटा आपके पास रेयर मीडियम, और जहां मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज हैं, काफी पास पास है, वो बनेगा हमारे लिए डेंसर मीडियम। अगर मैं दोनों मीडियम को कंपेयर करूं तो एयर के मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, इसलिए इसको बोला जाएगा बेटा रेयर मीडियम, और ग्लास के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा क्लोज होंगे तो ये बन जाएगा हमारे लिए डेंसर मीडियम। एक चीज ध्यान दीजिए, मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होता जाएगा आपके पास लाइट की वेलोसिटी उतनी ही कम होती जाएगी। इसका कोज ऐसा है कि जितना ज्यादा डेंस मीडियम होगा, लाइट उतने ज्यादा उस मीडियम के पार्टिकल के साथ कोलिजन करेगी, उनके साथ टकराएगी, और टकराने की वजह से, कोलिजन की वजह से उनकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी बेटा, स्लो। अगर मैं यहाँ दो मीडियम में लाइट की स्पीड को कंपेयर करूं तो मैं बोलूंगा एयर में आपके पास लाइट की जो स्पीड है
हाँ भैया, हम बात कर रहे थे किसके बारे में, आपके पास एयर और ग्लास के अंदर वेलोसिटी के बारे में कंपेयर कर रहा था। तो अगर मैं एयर में लाइट की स्पीड की बात करूं, मान लीजिए वो कितना है v1, और ग्लास में उसकी स्पीड कितनी होगी बेटा v2 आपके पास। तो आपको कंपेरेटली पता होगा कि एयर जो है वो एक रेड मीडियम है, इसलिए उसके अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी बेटा ज्यादा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि v1 वेलोसिटी जो है वो v2 से क्या मिलेगी, मोर देन मिलेगी, क्योंकि जो v2 है वो डेंसर मीडियम में लाइट की क्या है स्पीड है। ध्यान दीजिए, रिफ्रैक्शन के पीछे का अगर बेसिक कोज आपको जानना है तो वो कोज है दो अलग अलग मीडियम में उसकी लाइट की स्पीड का अलग अलग होना या डिफरेंट होना आपके पास। अब देखिए, आपने रिफ्रैक्शन जो 10th में पढ़ा वो ऐसे पढ़ा है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होती है तो वो अपने नॉर्मल से या तो पास आ जाती है या अपने नॉर्मल से दूर शिफ्ट हो जाती है, और लाइट के इस फिनोमिना को क्या नाम दिया जाता है, रिफ्रैक्शन आपके पास। बेसिकली कोज क्या है, हमें ये जानना पड़ेगा कि कब तो आपके पास ये नॉर्मल के पास आएगी, कब नॉर्मल से दूर होगी। इसके लिए मैंने दो मीडियम ले रखे हैं। मान लीजिए मेरी लाइट जो है वो एयर से ट्रांसमिट हो रही है, तो एयर से ये फर्स्ट मीडियम के ऊपर जिस लाइन पे इंसिडेंट होती है उसको बोलते हैं बेटा इंसिडेंट पॉइंट आपके पास। और ये जो इंसिडेंट पॉइंट आपका होगा, इस इंसिडेंट पॉइंट के ऊपर इस सरफेस का जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा उसको बोला जाता है बेटा नॉर्मल, और इस रे को बोला जाएगा बेटा इंसिडेंट रे आपके पास। अब देखिए, लाइट जो है वो जाना कैसे चाहती है, उसका नेचर ये है कि वो स्ट्रेट मूव करना चाहती है। बट आपको पता है कि वेलोसिटी चेंज होगी, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी और यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, कम। जब किसी पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है तो वो छोटे पाथ को कवर करती है। अगर मैं बोलूं आपकी स्पीड पहले 10 किलोमीटर पर आवर थी, तो आप 1 घंटे में 10 किलोमीटर का पाथ ट्रेवल करोगे। बाद में आपकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर होगी, तो नेक्स्ट 1 आवर के अंदर आप 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करोगे। इसका मतलब अगर मेरी स्पीड स्लो हुई है तो हम बोल सकते हैं कि इनका जो आपके पास डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। मेरा डिस्टेंस से मतलब ये है कि ये डिस्टेंस जो पहले यहाँ पे इतना कवर कर रहा था, अगर स्पीड सेम रहती तो ये दोनों डिस्टेंस सेम कवर करता। बट यहाँ स्पीड ज्यादा है, यहाँ स्पीड क्या है, कम है आपके पास, इसलिए अब ये डिस्टेंस भी क्या करेगा, कम कवर करेगा। इसका मतलब मान लो पार्टिकल यहाँ तक ही पहुंचेगा, और यहाँ पहुंचने के लिए इसको इस पाथ को फॉलो करना पड़ेगा आपके पास। तो आप देख पा रहे हो कि जो हमारी रे है उसने अपना पाथ चेंज कर दिया, वो अपने रियल पाथ पे ना जाके उस पाथ से नॉर्मल की तरफ क्या हो चुकी है, शिफ्ट हो चुकी है। और लाइट का ये शिफ्ट होने का फिनोमिना ही क्या बोला जाता है बेटा आपके पास, रिफ्रैक्शन। यहाँ देखो, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला एंगल बोला जाएगा इंसिडेंट एंगल कितना, आई। और ये जो रे है उसको बोलते हैं बेटा रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल आर आपके पास। अब यहाँ नोटिस कर पा रहे हो, एंगल आई जो है वो ग्रेटर है और एंगल आर क्या है बेटा, स्मॉलर। इसका मतलब जब रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रांसमिट होती है तो हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो ट्रांसफर या शिफ्ट हो जाती है टूवर्ड्स द क्या, नॉर्मल। सर अगर इसके अपोजिट हो तो क्या होगा, मान लीजिए ऊपर आपका ग्लास हो, तो ग्लास कौन सा मीडियम है, डेंसर, और नीचे कौन है बेटा, एयर। ये तो ग्लास और ये कौन है, एयर, और एयर जो है वो कौन सा मीडियम बनेगा बेटा, रेयर मीडियम। मान लीजिए आपकी जो रे है वो डेंसर से कहां जा रही है बेटा, रेयर के अंदर ट्रांसमिट हो रही है, तो ये कौन सी रे बनेगी, इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट पॉइंट पर इस सरफेस का जो परपेंडिकुलर होगा उसको बोला जाएगा बेटा क्या, नॉर्मल, और इन दोनों के बीच का एंगल बनेगा बेटा आपके पास इंसिडेंट एंगल आई यहाँ पर। अब ये रे रियलिटी में मूव कैसा करना चाहती है, भाई ये चाहती है इसका पाथ कैसा रहे, स्ट्रेट। बट आपको पता है कि जब हमारी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होगी तो उस ड्यूरेशन के अंदर उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। यहाँ वेलोसिटी क्या रहती है, स्लो, क्योंकि मीडियम डेंसर है। यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फास्ट। मैंने कहा था वेलोसिटी फास्ट होगी तो पाथ भी कैसा ट्रेवल करेगी, ज्यादा। मान लीजिए यहाँ ये इतना पाथ ट्रेवल करती थी और अगर वेलोसिटी सेम होती
तो ये पाथ और ये पाथ क्या रहता है, सेम रहता आपके पास, बट यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज हो चुकी है ड्यू टू रियर मीडियम। इसका मतलब मान लीजिए वो यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो अब इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए इस रे को, इस पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। जब इस पाथ को फॉलो करेगी तो आप बोलोगे कि जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से क्या हो गई, अवे हो गई। ये जो फिनोमेना है इसको क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन। आपके पास या तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होना या नॉर्मल से अवे होना, और ये कब शिफ्ट होगी और कब अवे होगी ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि किस मीडियम से, कौन से मीडियम में आपके पास रे ट्रांसमिट हो रही है। तो अगर ये रेयर से डेंसर में जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी, अगर ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे द नॉर्मल होगी। यहाँ पे ये होगा रिफ्रैक्टेड एंगल कितना, R, और रिजल्ट ये मिलेगा कि एंगल I लेस देन 2 होगा क्या, आपके पास एंगल R से। दोनों बातें जो मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूं वो उनके वेलोसिटी के डिफरेंस के बेसिस के ऊपर है। हमें वेलोसिटी अगर बढ़ गई तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल से दूर शिफ्ट कर देंगे, और अगर हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई ड्यू टू मीडियम चेंज की वजह से तो हम उस रे को नॉर्मल की तरफ शिफ्ट कर देंगे आपके पास। अब जो इसका तीसरा केस बनता है वो ये है कि अगर मान लीजिए ये आपका कोई मीडियम है, ऊपर एयर है और नीचे कौन है, ग्लास आपके पास है। अगर मान लो कि रे इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हुई तो ये क्या बनेगा, इंसिडेंट पॉइंट। और मैंने बोला इंसिडेंट पॉइंट के ऊपर सरफेस का जो परपेंडिकुलर होता है उसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो ये ही इसका क्या बनेगा, नॉर्मल। इसका मतलब जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है वो दोनों एक ही पाथ पे आ रही है आपके पास। इस कंडीशन पे क्या होने वाला है कि रिफ्रैक्शन उसी पाथ को फॉलो करेगा। इसका मतलब इस बार जो हमारी रे है वो अपने पाथ को चेंज नहीं करेगी, जिस पाथ पे आई थी उसी पाथ पे क्या कर दी जाएगी, ट्रांसफर। और ये हमें कौन बताएगा बेटा, स्नेल लॉ। ऐसा क्यों हुआ, अब देखिए स्नेल लॉ ने एक छोटी सी डेफिनेशन दी, एक रूल दिया जो रिफ्रैक्शन के बेसिस पे था। रूल ये है कि हर मीडियम का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये मान के चलिए उस मीडियम का रेयर होना या उस मीडियम का डेंसर होने की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को मैं बोल रहा हूं उसका क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास। ठीक है, अब आपके पास मीडियम जितना ज्यादा डेंस होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। जैसे एग्जांपल देता हूं, वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है 1, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है 1.00053, आपके पास वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है प्लस 1.5, डायमंड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे मीडियम डेंस होता जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अमाउंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब वो मीडियम कितना डेंस है, कितना रेयर है, ये बात आप उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अमाउंट से डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे मैं बोलूं आपके पास एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये फर्स्ट मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, और ये सेकंड मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो आप बोल सकते हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो तो कौन सा मीडियम होगा, रेयर, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो कौन सा मीडियम होगा, डेंसर। इसका मतलब आपके पास अगर इन दोनों मीडियम को कंपेयर करूं तो फर्स्ट मीडियम इज द रेयर एंड सेकंड मीडियम इज द डेंसर आपके पास। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ स्नेल ने एक रूल दिया। स्नेल ने क्या बोला, स्नेल लॉ ये था कि जब आप लाइट में रिफ्रैक्शन का फिनोमेना पढ़ते हो तो वहां पर दो मीडियम होते हैं। मान लीजिए ये मेरा फर्स्ट मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1, और ये मेरा ग्लास जो है वो सेकंड मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कितना मान लेता हूं बेटा, μ2 आपके पास। तो स्नेल लॉ सीधी सी बात कहते हैं कि पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और उस मीडियम में बनने वाले एंगल की साइन फॉर्म। तो पहले मीडियम में एंगल कौन बन रहा है, आई को लिखो साइन के टर्म में, तो ये बन जाएगा साइन आई। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना,
μ2 और दूसरे मीडियम का साइन एंगल डेट इज कितना साइन आर के मल्टीपल के क्या होगा इक्वल। अब इसको थोड़ा अपडेट करें तो साइन आर को नीचे ले जाओ, ये हो जाएगा साइन आई अपॉन में कितना साइन आर बराबर μ1 इधर जाएगा μ2 अपॉन में μ1। अब इसको लिख सकते हैं बेटा साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू μ2 1। ये जो 1 है इसको यहाँ उसके ऊपर रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका मतलब ये है कि हम डिक्लेयर क्या कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। हमने मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन किया किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। तो उसको क्या लिखा जाएगा बेटा आपके पास 1 μ2 और ये बराबर किसके है साइन आई अपॉन में साइन आर। अब देखिए ये जो दो मीडियम है ये कभी चेंज नहीं होंगे। अगर मैं हमेशा एयर की बात करूं हमेशा ग्लास की बात करूं तो इन दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। एग्जांपल मान लो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो इनका रेशियो क्या आएगा 1.5 अपॉन 1, हमेशा कितना रहेगा 1.5 ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला। तो ये जो है वो दो पेयर ऑफ मीडियम के लिए क्या है कांस्टेंट है। तो कोई भी दो पेयर ऑफ मीडियम होगा उसके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट आपके पास, ये कांस्टेंट वैल्यू आपके पास है। अब ये जो कांस्टेंट है वो बराबर किसके है, इंसिडेंट एंगल की साइन फॉर्म और रिफ्रैक्टेड एंगल जो आर है उसके साइन फॉर्म के रेशियो में क्या है बराबर है। और स्नेल ने यही रूल दिया, स्नेल ने बोला कि इंसिडेंट एंगल का साइन फॉर्म डेट इज साइन आई और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन फॉर्म डेट इज साइन आर का जो रेशियो है वो रेशियो उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या होता है इक्वल, जो कि कैसी क्वांटिटी होगी एक कांस्टेंट क्वांटिटी। स्नेल लॉ को स्टडी करते हैं, ये क्या है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन हो गया आई, एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन हो गया आर इज कांस्टेंट। इनका रेशियो क्या है कांस्टेंट है फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम, जो दो पेयर का जो मीडियम होगा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होगा ये कांस्टेंट आपके पास होगा। तो ये स्नेल लॉ का डेफिनेशन है। रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, ये द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, आपके पास जो लाइट का पाथ है उसका चेंज होना। इसका मतलब है वो जो पाथ था एक बार शिफ्ट हो रहा था टुवर्ड्स द नॉर्मल और एक बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल आपके पास जा रहा था, तो वो जो शिफ्टिंग है चेंजिंग इन द पाथ ऑफ लाइट एज इट पासेस ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाता है तो लाइट के इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपके पास। तो ये दो डेफिनेशन आपको स्टडी करनी है, फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर और थर्ड फिगर, ये तीनों फिगर आपको याद रखने हैं। और स्नेल क्या कहता है ये रूल आपको लगाना आना चाहिए, आगे जाके जो 3-4 डेरिवेशन आएगी उसमें आपको ये स्नेल लॉ अप्लाई करना आना चाहिए। सिंपल सी बात कहता है पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वहां बनने वाले एंगल का साइन फॉर्म का प्रोडक्ट इक्वल होता है दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसमें बनने वाले साइन एंगल के प्रोडक्ट के आपके पास। ये स्नेल लॉ आपके पास है, कॉपी डेट। ध्यान दो बेटा, हम पढ़ रहे हैं क्या बेटा की टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन आपके पास क्या होता है। देखिए ये भी एक लाइट का फिनोमेना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको तभी दिखाई देगा जब आपकी रे डेंसर टू रेयर ट्रांसमिट होगी। ये TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन आपके पास है। अगर रेयर से डेंसर में आ रही तो कभी भी आपके पास TIR परफॉर्म नहीं होता है। TIR तभी परफॉर्म होगा जब डेंसर टू कहाँ जाएगी बेटा रेयर। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा क्या ऑप्टिकल फाइबर, और ऑप्टिकल फाइबर का जो प्रिंसिपल है वो कौन है बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। ध्यान दीजिए मैंने दो मीडियम डिजाइन किए हैं, एक मेरा डेंसर मीडियम डेट इज वाटर और दूसरा इज द रेयर मीडियम डेट इज एयर आपके पास।
फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा μ2 आपके पास। मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि जो मेरी रे है वो ट्रांसमिट हो रही है कहां से कहां बेटा आपके पास, डेंसर टू लेयर। ये रे जाना कैसे चाहती है बेटा, स्ट्रेट आपके पास। अब ये वो पॉइंट है जहां पे हमारी रे इंसिडेंट हुई, तो इसको बोला जाएगा बेटा आपके पास इंसिडेंट पॉइंट। और ये सरफेस कैसी है, प्लेन, और प्लेन सरफेस के ऊपर प्लेन का जो परपेंडिकुलर होता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल। तो ये मेरा क्या बना, नॉर्मल आपके पास। ये मेरा होगा इंसिडेंट एंगल कितना, आई। अब मेरी रे डेंसर से कहां जा रही है बेटा, रेयर में, तो इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज। और जब स्पीड इंक्रीज होती है तो पाथ लंबा हो जाएगा। इसका मतलब रे आपके पास अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगी आपके पास, मतलब इस रे का पाथ कुछ इस तरीके का होगा। ये उसका ओरिजिन पाथ है और ये शिफ्ट हो गई किसकी वजह से, ड्यू टू द आपके पास फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल कितना हो गया बेटा, आर। अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि जो डेंसन मीडियम में इंसिडेंट एंगल आई फॉर्म हो रहा है उसको मैं ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा हूं, इधर शिफ्ट कर रहा हूं। तो अगली बार मान लीजिए वो एंगल ये था आपके पास, ये आपके पास नॉर्मल और ये इंसिडेंट एंगल है। देखो इससे ज्यादा बनाया मैंने। अब ये रे जाना के चाहती है बेटा इस तरीके से, परंतु फिर से लाइट का फिनोमिना क्या होगा कि ये डेंसर से रेयर में जा रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से और दूर हो जाएगी। तो ये एंगल कितना हो गया बेटा, आर। अब ये चीज आप नोटिस कर रहे हो कि अगर मैं एंगल आई ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा हूं तो एंगल आर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब मैंने क्या किया, ये इंसिडेंट एंगल इतना बढ़ा दिया कि ये एंगल आर जो है वो इंक्रीज होता होता 90 के बराबर हो जाए आपके पास। तब रे की कंडीशन कैसी होगी, मान लीजिए ये रे आपके पास इंसिडेंट हुई थी और ये आपका नॉर्मल था और ये एक ऐसा एंगल था जिसके ऊपर जो रिफ्रैक्टेड रे है वो प्लेन के सरफेस के पैरेलल हो गई, मतलब ये जो सरफेस है इसके क्या हो गई, पैरेलल। तब ये जो रिफ्रैक्शन एंगल आर होगा ये कितना फॉर्म हो जाएगा बेटा, 90। अगर ये रिफ्रैक्शन एंगल 90 हो गया तो यहाँ पर डेंसर मीडियम में जो एंगल ऑफ आई फॉर्म होगा उस एंगल को बोला जाएगा बेटा क्या, क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन आती है, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल इज द एंगल विच फॉर्म इन डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू आपके पास जो रिफ्रैक्टिव एंगल है वो कितना फॉर्म हो जाए बेटा, 90। तो इस इंसिडेंट एंगल को क्या नाम दिया जाएगा, क्रिटिकल एंगल। डेफिनेशन देखिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को मैं क्रिटिकल एंगल बोलूंगा इन द डेंसर मीडियम। कौन से मीडियम में है ये, डेंसर मीडियम में है। फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। तो आपके पास जो रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है वो कितना हो गया, 90 डिग्री आपके पास हो गया। इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इस इंसिडेंट एंगल को क्या नाम दिया जाएगा, क्रिटिकल एंगल ऑफ द डेंसर मीडियम एंड इज डिनोटेड बाय आईसी। इसको आईसी से डिनोट किया जाता है। अब देखो फिनोमिना क्या चल रहा है, एंगल आई बढ़ाते गए और एंगल आर बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 90। अभी भी हम रुके नहीं और हमने एंगल आई को बढ़ाया और इस आई से भी ज्यादा ले लिया। मतलब इस बार जो मैं एंगल बनाऊंगा वो क्रिटिकल एंगल से भी क्या होगा, मोर देन होगा। तो आपका फिनोमिना कुछ इस तरीके से होगा। मान लीजिए ये आपके पास इंसिडेंट रे है और यहाँ जो एंगल आई फॉर्म हो रहा है दैट इज इंसिडेंट एंगल इज मोर देन टू क्रिटिकल एंगल आपके पास। तो फिनोमिना क्या होने वाला है, लाइट वापिस से उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। मतलब कि लाइट डेंसर से कहाँ नहीं गई, डेंसर रेयर मीडियम में नहीं गई। हमने डेंसर से जब रेयर में सेंड कर देते तो इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। तो जो ये रिफ्रैक्टेड रे है ये दोबारा से उसी मीडियम में ट्रांसमिट हो गई और लाइट के इस फिनोमिना को क्या लिखा जाता है बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वर्ड चेंज हो गया। अभी क्या था, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन तब होता जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती। तो देखो ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई क्या, नहीं, उसी मीडियम में दोबारा आ गई। जिस मीडियम से हमने ट्रांसमिट की थी अगर उसी मीडियम में रिटर्न हो जाए तो लाइट का वो फिनोमिना बोला जाता है रिफ्लेक्शन। तो ये क्या बनेगा बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपके पास। तो
व्हाट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? इट इज द फिनोमिना इन विच रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग एट एंगल ऑफ इंसिडेंट। जब लाइट आपकी ट्रेवल कर रही है तो वो जो इंसिडेंट एंगल है इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। जो ये इंसिडेंट एंगल था वो बड़ा होना चाहिए उसके क्रिटिकल एंगल से आपके पास। फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, जब कहां से कहां जा रही है लाइट? डेंसर से रेयर के अंदर ट्रांसमिट की जा रही है। इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम। जो लाइट है वो दोबारा से डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है। दिस प्रोसेस या दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलेंगे बेटा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कॉपी डेट। देखिए बेटा, हम स्टडी कर रहे हैं किसको? ऑप्टिकल फाइबर। सबसे पहले ये समझे कि व्हाट इज द ऑप्टिकल फाइबर। अगर मैं ऑप्टिकल फाइबर की बात करूं तो जितनी भी आपके पास कम्युनिकेशंस लाइंस होती है, जैसे अभी आपने लेटेस्ट सुना होगा कि जियो की नेट की फाइबर लाइन कर दी आपके पास, या पुराने ज़माने में जब डिश नहीं हुआ करती तो वहाँ पे टीवी चलाने के लिए हम लोग केबल यूज करते थे। तो ये जो आपके पास टर्म्स हैं वो किससे बनी होती है बेटा? ऑप्टिकल फाइबर से बनी होती है। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? एक वायर है जो कि आपके पास जो सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, उनको बिना लॉस करे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर लाइट की स्पीड से सेंड करता है आपके पास। तो बहुत तेजी से अगर आपको कहीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल डेटा ट्रांसमिट करना है तो उसमें आप इसको यूज करोगे बेटा? ऑप्टिकल फाइबर को यूज करोगे। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर आपने कहाँ देखा होगा यूज करते हुए? जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं आपके पास, तो मान लीजिए स्टोमच के अंदर किसी को छाले हो गए आपके पास, ठीक है, तो अंदर उन छालों का कितना घाव है वो कैसा पता करेंगे? डॉक्टर क्या करता है? एक पतली सी ट्यूब लेता है, उसके आगे कैमरा और लाइट लगा होता है और माउथ के थ्रू उसको स्टोमच में डालता है आपके पास। तो वो जो पतली सी ट्यूब वहाँ यूज की जाती है हमारी बॉडी के अंदर के पार्ट को देखने के लिए, तो वो कौन है बेटा? आपके पास ऑप्टिकल फाइबर है। कई बार जो आपके पास ईयर्स होते हैं इनके अंदर क्या प्रॉब्लम है, इनको सीन करने के लिए भी वो ट्यूब जैसा अंदर डालते हैं, तो वो भी किसका यूज करते हैं बेटा? मेडिकल लाइन के अंदर ऑप्टिकल फाइबर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ऑप्टिकल फाइबर कहाँ होता है, तो आज जो हाई क्वालिटी की आपकी डेटा केबल्स आती है, मोबाइल की जो डेटा केबल आती है, वो भी किसकी बनी है बेटा? ऑप्टिकल फाइबर की बनी है आपके पास, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर है। जो ऑप्टिकल फाइबर है वो वर्क करती है किसके प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर बेटा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेसिस के ऊपर। अगर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है तो यही बनता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? दैट इज TIR के ऊपर वर्क करती है। ऑप्टिकल फाइबर में बेसिकली 3 टाइप के सिलेंडर होते हैं। अंदर होता है कोर, उसके ऊपर एक और सिलेंडर होता है जिसको बोलते हैं बेटा क्लैडिंग, और उस क्लैडिंग के ऊपर एक और सिलेंडर होता है जिसको बोला जाता है बेटा बफर कोटिंग। बफर कोटिंग केवल सेफ्टी के पर्पज से आपके पास एक रबड़ की कोटिंग या प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। बफर कोटिंग का काम ठीक वैसा ही है जैसा आपके कॉपर के वायर के ऊपर जो रबड़ की कोटिंग करती है। रबड़ की कोटिंग इंसुलेशन का काम करती है ताकि अंदर के कॉपर का वायर डायरेक्ट किसी बॉडी के कांटेक्ट में ना आए। इसी तरीके से बफर कोटिंग केवल और केवल किसका काम करेगी बेटा? सेफ्टी का काम करेगी आपके लिए। हमारा जो TIR है वो बेस होगा कोर और क्लैडिंग के बेसिस के ऊपर। अब कोर क्या है? कोर जो है बेटा आपके पास हाई क्वालिटी का ग्लास या हाई क्वालिटी के सिलिकॉन या हाई क्वालिटी के प्लास्टिक से बना हुआ एक मटेरियल है। अगर मैं इस कोर की साइज की बात करूं तो ये लगभग आपके जो एक बाल है, एक हेयर है, उसके साइज के बराबर इतना पतला आपके पास होता है। इसका साइज होता है लगभग आपके पास 100 मिलीमीटर के आसपास, 100 मिलीमीटर टू 10 मिलीमीटर आपके पास किसका साइज होता है बेटा? कोर की डायमीटर का साइज आपके पास होता है। तो आपसे पूछेगा कि कोर किसका बना होता है, तो द सेंट्रल सिलेंडर कोर इज मेड बाय हाई क्वालिटी ग्लास, सिलिकॉन और प्लास्टिक। इस जो कोर है, इस कोर के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कितना मान लेता हूं बेटा? μ1 आपके पास। उसके ऊपर जो अगला मटेरियल है वो कौन है बेटा? क्लैडिंग। क्लैडिंग आपके पास क्या है? एक इसके ऊपर सराउंडिंग प्लास्टिक का एक जैकेट होता है, या ऐसे बोले आपके पास एक रेशेदार जैकेट उसके ऊपर होता है आपके पास। उस जैकेट को क्या नाम देते हैं बेटा? आपके पास क्लैडिंग नाम देते हैं। अब इस कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, और ये तभी काम करेगा जब μ1 की वैल्यू μ2 से क्या होगी? ज्यादा।
डेट मीन ये जो म्यू1 मीडियम है ये एज ए डेंसर मीडियम बिहेव करेगा, और जो म्यू2 है वो एज ए रेयर मीडियम आपके पास बिहेव करने वाला है। बफर में बता ही चुका हूं क्या होता है, फॉर प्रोवाइडिंग सेफ्टी एंड स्ट्रेंथ आपके पास इसके लिए यूज करते हैं। अब फिनोमिना कैसा होता है, ध्यान दीजिए, ये आपके पास कोर है, ये क्लैडिंग है आपके पास, इसका मैं फिगर यहां बना देता हूं, कुछ इस टाइप का बनेगा। मान लीजिए ये आपका कोर और ये इसके ऊपर क्या है बेटा, क्लॉडिंग आपके पास है, ठीक है। यहां पर कोई भी ऑप्टिकल सिग्नल यहां आएगा, ठीक है, ये मेरा कोई ऑप्टिकल सिग्नल है जिसको मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रांसमिट करना है आपके पास। तो यहां अगर मैं बात करूंगा तो ये इंसिडेंट रे है और ये क्या बनेगा इसका नॉर्मल। अब नीचे वाला मीडियम डेंसर है, ऊपर वाला क्या है रेयर, और हम लाइट को हमेशा ऐसे एंगल पे इंसर्ट करते हैं कि इंसिडेंट एंगल जो होगा वो इस मीडियम के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। तो ये जो एंगल ऑफ आई बनेगा वो आईसी से क्या होगा ज्यादा, तो यहाँ पर लाइट का कौन सा फिनोमिना परफॉर्म होगा, टीआईआर। इसका मतलब ये लाइट जो है वो इस डेंसर से रेयर में नहीं जा पाएगी, अगेन कौन से मीडियम में ट्रांसमिट कर दी जाएगी बेटा, डेंसर में। फिर से लाइट इस पॉइंट पे इंसिडेंट होगी, यहाँ क्या बनाओगे नॉर्मल, और फिर से बोल दोगे कि ये जो इंसिडेंट एंगल है इज ग्रेटर देन टू क्रिटिकल एंगल। तो फिर से हमारी लाइट जो है वो डेंसर से इस रेयर में नहीं जा पाएगी, अगेन उसी मीडियम में ट्रांसमिट कर दी जाएगी, और इस तरीके से इसके एक पॉइंट पे हमारा सिग्नल हम इंसर्ट करेंगे और दूसरे पॉइंट पे सिग्नल का आउटपुट हम लोग गेन कर लेंगे आपके पास। तो ध्यान दीजिए, जितना भी आपके पास नेटवर्क सिस्टम बिछाया गया है, जैसे आपने देखा होगा कि ओशियंस के अंदर केबल्स बिछी होती है, वो सारी की सारी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आपके पास बिछी हुई है। इनसे डेटा बहुत ज्यादा फास्टली डिलीवर होता है, क्यों? क्योंकि ये ऑप्टिकल सिग्नल होते हैं और ये लाइट के स्पीड से ट्रेवल करते हैं। और दूसरा जो इसका बेसिक है वो ये है कि इन ऑप्टिकल सिग्नल की स्ट्रेंथ कम नहीं होती। अगर मान लीजिए आप वाईफाई यूज करते हैं, एयर के थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, तो आप जैसे जैसे दूर जाते जाते हो सोर्स से, आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि एयर के अंदर सिग्नल की स्ट्रेंथ का लॉस होता है आपके पास। बट अगर आपने ऑप्टिकल फाइबर ले रखा है कनेक्शन के अंदर, तो अगर आप एक पॉइंट पे सिग्नल देते हो और अगर 100 किलोमीटर दूर उस फाइबर के दूसरे एंड से अगर आप सिग्नल गेन करते हो तो बहुत तेजी से, और लगभग अगर आपने 100% सिग्नल दिया है तो लगभग 95+% सिग्नल आपको रिसीविंग एंड पे मिल जाएगा। मतलब लॉसेस जो है वो बहुत मिनिमम आपके पास होने वाले हैं। इसलिए हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में मैक्सिमम किसको यूज करते हैं बेटा, ऑप्टिकल फाइबर को। अगर मैं ऑप्टिकल फाइबर के यूजेस की बात करूं तो एज ए लाइट पाइप इसको यूज किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर को, किसके अंदर, मेडिकल के अंदर, फॉर ऑप्टिकल एग्जामिनेशन। आपके पास ऑप्टिकल एग्जामिनेशन मतलब किसी बॉडी के इंटरनल पार्ट की पिक्चर्स या वीडियोस देखने के लिए हम लोग ऑप्टिकल फाइबर को मेडिकल लाइन में यूज करते हैं। इसके अलावा आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं जो कि टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में काम में लेते हैं, इसका मतलब मोबाइल नेटवर्किंग, आपके पास हम बोले जो टेलीविजन नेटवर्किंग है, या आपके पास बोला जाए किसी भी टाइप का जो नेटवर्किंग है टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, तो वहां पर आप लोग सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए किसको काम में लोगे बेटा, ऑप्टिकल फाइबर को काम में लोगे। इसके अलावा फोटोमेट्रिक सेंसर्स आपके पास होते हैं जहां पर हमें वीडियोस, डेटास, ईटीसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर करने होते हैं। आपका जो कंप्यूटर है वहां पर कंप्यूटर के एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने के लिए आप जो वायर काम में लेते हो डेट इज ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर में बेटा 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल है बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दूसरा बनता है कंस्ट्रक्शन, तो 3 चीजों से बना है, कोर, क्लैडिंग, बफर कोटिंग आपके पास। तो तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कोर किसका बना होता है, क्लैडिंग किसका बना होता है, या फिर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और किसका कम होगा। तो कोर बना होगा क्वालिटी ग्लास, सिलिका या प्लास्टिक का, जबकि क्लैडिंग बनी होगी आपके पास प्लास्टिक जैकेट की। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। बफर कोटिंग क्या सेफ्टी के लिए आती है। और जो लास्ट क्वेश्चन बनता है फाइबर से कि इसको कहाँ यूज किया जाता है, कोई 2 यूजेस लिखो। तो मेडिकल लाइन में, टेलीकम्युनिकेशन लाइन के अंदर, और आपके पास फोटोमेट्रिक सेंसर्स में इसको यूज किया जाता है।